ISP Yadav welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, today I am going to start one of the important topic from probability, that is statistics. ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको probability distribution अच्छे से पढ़ना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स का फंडामेंटल जरूर आना चाहिए। तो मैं बहुत डीप में तो नहीं जा रहा, बट स्टैटिस्टिक्स के वो फंडामेंटल कंसेप्ट डिस्कस करूंगा जिनका यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वी अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, एक लाइन में अगर स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना हो तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, व्हाट इज डेटा? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। प्रोसेस्ड डेटा इज इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। आई बात समझ में? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉलेज। मोर नॉलेजेबल पर्सन इज मोर इंटेलिजेंट पर्सन अबाउट दैट डेटा। ये सब मैं जिस डेटा के बारे में करना चाहता हूं, उस डेटा के बारे में मैं इंटेलिजेंट पर्सन बनना चाहता हूं। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। यूज कहां करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल में। स्टूडेंट, किसी सिस्टम की, किसी प्रोडक्ट की कंफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स को एज अ टूल यूज करते हैं कि कितना अच्छा सिस्टम काम कर रहा है। आई बात समझ में? अब एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देख लो। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, एज आई टोल्ड यू। करेक्ट? Statistical methods can be used for summarizing, describing a collection of data. Engineering statistics combines engineering and statistics. आई बात समझ में? अंडरलाइन करता हूं इसको, engineering and statistics. Quality control and process control use statistics as a tool to manage conformance to specification of manufacturing process and their products. Conformance मतलब कितना सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, ये क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं। सो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, organization of data, analysis of data, and interpretation of data. This is the summary. Interpretation of data. करेक्ट? कुछ और बातें देखते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा। स्टूडेंट, द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा अबाउट एनीथिंग। करेक्ट? अनग्रुप्ड डेटा, डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म और रॉ डेटा इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा। लाइक मैंने स्टूडेंट्स, आप में से कई सारे स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया। फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट। मार्क्स, ये स्टूडेंट्स की नंबरिंग है, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड। किसी ने 90%, किसी ने 75%, किसी ने 80%, किसी ने 85%। तो ओरिजिनल डेटा में लाकर लिख दिया। अभी इसमें कोई प्रोसेसिंग मैंने नहीं किया है, कोई सेंट्रल टूल नहीं लगाया है, कोई सेंट्रल टेंडेंसी का यूज नहीं किया है। दिस इज माई ओरिजिनल डेटा विच इज नोन एज अनग्रुप्ड डेटा। एंड व्हाट इज ग्रुप्ड डेटा? Data in class intervals or grouped frequency distribution is called grouped data. Like my dear student, marks की एक मैंने रेंज बना दी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरह से क्लास बना दी मैंने। इसे क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
10, 20, 30, दिस इज फ्रीक्वेंसी। इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, दिस इज नोन एज ग्रुप्ड डेटा। क्या बोला जाता है, ग्रुप्ड डेटा। करेक्ट। कुछ और फंडामेंटल समझते हैं। एक बच्चा यह बात नहीं समझ पाता कि सर डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या होता है। मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं स्टूडेंट। डिस्क्रीट डेटा, जब हम डेटा का कलेक्शन काउंटिंग से करते हैं और उस काउंटिंग में होल नंबर का यूज करें बस, दैट इज नोन एज डिस्क्रीट डेटा। जब मैं डेटा का कलेक्शन मेजर करके कलेक्ट करूं, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस डेटा। आई बात समझ में। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ फीमेल इन इंडिया, नंबर ऑफ फीमेल इन उत्तर प्रदेश, नंबर ऑफ फीमेल इन एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ये सब क्या है, डिस्क्रीट डेटा। बट कंटिन्यूअस डेटा, अमाउंट ऑफ वाटर, वॉल्यूम, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है होल नंबर ही होगा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर ही होगा। ठीक है, ये पूरा पानी है, मैंने पूरा पानी गिरा दिया, स्टिल इसमें कुछ पानी है। कंटिन्यूअस क्वांटिटी बहुत स्मॉलर अमाउंट तक जाती है। वॉल्यूम क्या है, कंटिन्यूअस। टाइम क्या है, कंटिन्यूअस क्वांटिटी है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से दो तरीके का डेटा होता है स्टूडेंट। डेटा आर ऑब्टेन मेनली बाय टू मेथड्स, by counting or by measuring. When data are obtained by counting and only whole numbers are possible, the data are called discrete data. The number of days on which rain falls in a given month must be an integer value and is obtained by counting the number of days. Hence, these data are discrete. Continuous measured data can have any value within certain limits and are called continuous data. The time that a battery lasts is measured and can have any value between certain limits. Hence, the data are continuous. Correct? Set. अब देखते हैं स्टूडेंट सेट क्या होता है। भाई डेटा के कलेक्शन को हम यहां सेट कहते हैं। A set is a group of data and individual value within the set is called member of the set. अभी मैंने सारे बच्चों के मार्क्स कलेक्ट किए थे, एक सेट में रख दो सारे के मार्क्स, इंडिविजुअल डेटा क्या हो जाएगा, मेंबर बोला जाएगा और उसको एक सेट बोलेंगे कलेक्शन को। अच्छा, पॉपुलेशन क्या होती है स्टूडेंट, अ सेट कंटेनिंग ऑल द मेंबर्स। जिस डेटा को आप ले रहे हो उसमें अगर सारा मेंबर हो, a set containing all the members is called population. जैसे all car registration number in India form a population. Correct? सर सैंपल क्या होता है, सैंपल इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। कोई एक चंक उठा लिया पॉपुलेशन में, ओरिजिनल डेटा में, कुछ कार रजिस्ट्रेशन जो गौतम बुद्ध नगर को बिलोंग करते हैं, कुछ कार रजिस्ट्रेशन जो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो सैंपल्ड डेटा हो गया। सम मेंबर्स सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड सैंपल। द रजिस्ट्रेशन नंबर से 20 cars taken at random throughout the country are sample drawn from that population. Clear? जिस डेटा में, जिस कलेक्शन में सारे डेटा होंगे उसे पॉपुलेशन कहा जाएगा, और पॉपुलेशन के एट रैंडम कुछ डेटा उठा ले उसे सैंपल्ड डेटा कहा जाएगा। करेक्ट? कई कैटेगरी हमने डेटा की डिस्कस करी। अभी फ्रीक्वेंसी बता देता हूं, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट the value of a member occurs in a set is called frequency of that member. जैसे स्टूडेंट 1 1 1 1 2 3 11 13 14 3 ये सब, इसमें स्टूडेंट 1 की फ्रीक्वेंसी जो है 1 2 3 4 है। आई बात समझ में। यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंबर divided by total number of all members. Percentage frequency, frequency of member divided by total number of all members into 100. जैसे यहां मैं स्टूडेंट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 निकालूं,
relative frequency of 1, then this equal to 1 2 3 4 4 whole divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई बात समझ में? यही अगर स्टूडेंट्स मुझे परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो 4 बाई 10 इंटू 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा? 40%, करेक्ट। चलो ये भी क्लियर हुआ। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कुछ सेंट्रल टूल्स टू एनालाइज द डेटा। वी यूज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसीज, दैट इज नोन एज मीन, मोड एंड मीडियन, या यू कैन से मीन, मीडियन एंड मोड, करेक्ट। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन, मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। इसकी हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लीजिए, ठीक है। मैं मीन के लिए फॉर्मूला डिस्कस कर दे रहा हूं, बट मीडियन एंड मोड के लिए फॉर्मूला डिस्कस नहीं करूंगा और कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। Suppose that the observations in a sample are x1, x2, x3, xn, ये members हैं, denoted by then x बार इक्वल टू, x बार का मतलब स्टूडेंट इक्वल टू x1, x2, x3 डॉट डॉट xn होल डिवाइडेड बाई n। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम सैंपल्ड डेटा लेंगे तो x बार से रिप्रेजेंट करेंगे, आई बात समझ में। और अगर ओरिजिनल डेटा लेंगे तो हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। मतलब मीन, जो भी आप डेटा सैंपल ले रहे हो तो आप मीन वैल्यू को x बार से रिप्रेजेंट करोगे अगर आप ओरिजिनल डेटा लोगे, ठीक है। मतलब सारे डेटा अगर लेके तब मीन निकालोगे, उसे म्यू से रिप्रेजेंट करोगे, ख्याल याद रखना इस बात को, ठीक है। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा का मतलब भाई मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है x1, एक डेटा है x1, एक मेंबर है x1 जिसका ऑकरेंस कितनी बार हुआ? f1 टाइम्स, प्लस एक डेटा मेंबर है x2 जिसका ऑकरेंस कितनी बार हुआ? f2 टाइम्स, एंड सो ऑन, fn xn। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, f1 प्लस f2 प्लस f3, फॉर्मूला वही है, अभी फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया। where xi is middle value of ith class, करेक्ट। अच्छा, मीन समझ में आया? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। ग्रुप्ड डेटा होगा तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए f1 x1 लेंगे। क्यों? x1 कितनी बार रिपीट हुआ है? f1 टाइम्स, ठीक है। तो उस क्लास की मिडिल वैल्यू ले लो और वो फ्रीक्वेंसी जितनी बार रिपीट हुई, सेकेंड क्लास की मिडिल वैल्यू ले लो और वो फ्रीक्वेंसी जितनी बार रिपीट हुई, तो ये आ गया आपका मीन वैल्यू, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। स्टूडेंट मीडियन क्या होती है? इट्स मिडिल वैल्यू, मीडियन इज मिडिल वैल्यू। अरेंज डेटा either in increasing order, either in increasing order or
in decreasing order, then median equal to n plus 1 by 2th observation if observation n is odd. अगर odd number of observations हैं तो n plus 1 by 2th observation is your median. median का मतलब मिडिल वैल्यू, वो डेटा जिसके लेफ्ट में जिसके राइट में इक्वल अमाउंट में डेटा है, ठीक है. मीडियन n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस यहां पे ये होगा n by 2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन. आई बात समझ में? ऑब्जर्वेशन होल बाय 2. अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो n by 2th प्लस n by 2 प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन बाय 2. जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास डेटा है 1 2 3 4 5, मैंने ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया है, ठीक है. 6 7, यहां पे ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक. तो ये फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 बाई 2, 7 प्लस 1 बाई 2. फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा? मीडियन. इसके लेफ्ट में इसके राइट में इक्वल नंबर में ऑब्जर्वेशंस होंगे. ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं लू 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट. अब स्टूडेंट यहां पे देखें तो हाफ इस साइड हो गया, हाफ इस साइड हो गया, और मीडियन हमारा मिडिल पॉइंट होता है, तो मीडियन डेफिनेटली इनके मिड में आना चाहिए. तो 4 प्लस 5 बाई 2 4.5 क्या हो जाएगा? मीडियन. 4.5 वुड बी मीडियन. यही डेटा है, यही एक डेटा है जिसके लेफ्ट में और राइट में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है. बात समझ में आई? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू जिसके लेफ्ट में और राइट में इक्वल डेटा हो, ठीक है. और अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करें, प्रोबेबिलिटी कर्व कोई दिया जाएगा तो मीडियन वो पॉइंट होगा जिसके लेफ्ट में प्रोबेबिलिटी हाफ हो, जिसके राइट में भी प्रोबेबिलिटी क्या हो? हाफ हो, करेक्ट. अच्छा स्टूडेंट, मोड इंपॉर्टेंट है. मोड क्या है? The mode is the observation, that is data with the highest frequency is the data that occurs the highest number of times. आई बात समझ में? highest number of times, या भी ये कह सकते हो एक लाइन में, जनरलाइज्ड लाइन है, data with high frequency, that is mode. आई बात समझ में? oftenly occurred observation is known as mode, करेक्ट. जैसे मैंने बोलूं भाई एक बच्चे को 70% मिला, एक को 80% मिला, एक को 90%, एक और को 90% मिला, एक और को 90% मिला, एक और को 90% मिला. 90% की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मोड क्या हो गया? 90%, करेक्ट. The mode is the observation, that is data with the highest frequency is the data that occurs the highest number of times. एक एग्जांपल मैं लेता हूं. The following table represents the number of times that 100 randomly selected students ate at the college cafeteria during the first month of the college. Number of times, number of students. कैफेटेरिया में एक बार जाने वाले की फ्रीक्वेंसी 5 है, 2 बार जाने वाले की फ्रीक्वेंसी 8 है, 3 बार जाने वाले की फ्रीक्वेंसी 20 है, 4 बार जाने वाले की फ्रीक्वेंसी 30 है, 5 बार जाने वाले की फ्रीक्वेंसी 25 है, 6 बार जाने वालों की फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 है. यहां पे स्टूडेंट डेटा जो है वो 1 2 3 4 5, मतलब एक बार कहां पे? कैफेटेरिया में जाने वाले, 2 बार कैफेटेरिया में जाने वाले, 3 बार. ये स्टूडेंट काउंट किए गए कि डेली कितनी बार हर स्टूडेंट कैफेटेरिया में जाता है. तो टोटल 6 टाइप के डिफरेंट डेटा मिले. मैक्सिमम 6 बार, एक दिन में 6 बार स्टूडेंट जाता है. और 6 बार जाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 10. 5 बार जाने वाले 25. तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 4 की.
यहां स्टूडेंट मोड 30 नहीं होगा, मोड 4 होगा। 4 एक ऑब्जर्वेशन है जिसका ऑकरेंस हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स हुआ। तो यहां पे मोड जो हुआ स्टूडेंट, मोड इक्वल टू 4 एक डेटा है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। सो 4 इज द मोड ऑफ दिस डेटा। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, आप मेरी बात समझिए, मैं बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लो कि मैंने स्टूडेंट आप सभी का नाम एक्सेल सीट में लिख डाला, ए बी सी डी एंड सो ऑन जेड, 26 स्टूडेंट्स का नाम लिख डाला। सबके मार्क्स कितने आए वो भी लिख डाला, एवरेज निकाल लिया, मीन वैल्यू निकल गई, करेक्ट, मीन आ गया। अब ये जो एवरेज वैल्यू आई ये तो एक सेंट्रल वैल्यू है, हमने हर स्टूडेंट के लिए 90%, 90%, 90%, 90%, 90% ले लिया, मान लिया एवरेज परफॉर्मेंस इस क्लास की 90% है, बट एक्चुअल किसी का 99 है, किसी का 80 है, किसी का 92 है, किसी का 90 ही है। किसी में सरप्लस ले लिया मैंने, किसी में डेफिसिट ले लिया, किसी में नो सरप्लस नो डेफिसिट ले लिया। तो ये जो एवरेज वैल्यू मैंने सेंट्रल वैल्यू मान ली, इससे कुछ ना कुछ डेविएशन हुआ। जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मीन से माइनस कर दो, इसे कहते हैं मीन डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मीन, करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, इन्हीं का होल स्क्वायर करके ऐड कर डालो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, जो आता है उसका स्क्वायर रूट ले लो, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्कैटरनेस कितना है ये निकल आया, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ scatterness, dispersion or the scatter of members of the set from measures of central tendency. Central tendency यहां क्या है, mean, correct. Its value is the root mean square value of the members of the set. जैसे मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास x1, x2, x3 and so on xn, ये डेटा लिया, सबका सम कर दिया, क्या कैलकुलेट कर लिया, x बार। तो एक सेंट्रल वैल्यू आई, सबके लिए क्या मान लिया, x बार मान लिया, x बार मान लिया, ठीक है। सर कुछ ना कुछ तो डेविएशन होगा ना एक्चुअल से, x1 माइनस x बार, डेविएशन फ्रॉम मीन किसके लिए हो गया, फर्स्ट डेटा का, x2 माइनस x बार सेकेंड का डेविएशन फ्रॉम मीन, ऐसे ही xn माइनस x बार, ये सर डेविएशन फ्रॉम मीन हो गया। इन्हीं का होल स्क्वायर कर डालो, सबको सम कर डालो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट ले लो। अंडरलाइन करता हूं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द मेंबर ऑफ द सेट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट। यहां पे आ गया स्टूडेंट, अगर आपने पॉपुलेशन लिया है तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, सिग्मा से, अदरवाइज कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, कैपिटल एस से, स्टैंडर्ड डिवीजन अगर सैंपल के लिए लिया है, ठीक है। अनग्रुप्ड डेटा होगा तो फ्रीक्वेंसी मत लेना, ग्रुप्ड डेटा होगा तो यहां फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी, करेक्ट। अच्छा मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे डिराइव करता हूं, जरा देखिए, यहां ये आया स्टूडेंट, सिग्मा इक्वल टू रूट ओवर समेशन fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, या एक काम करते हैं अनग्रुप्ड का ही ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हटा दो, ठीक है, ये ले लिया, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। इसे स्टूडेंट होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दोगे तो यहां पे आ गया समेशन xi माइनस x बार, बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है, x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर दिया, करेक्ट। इसे ओपन कर देते हैं, समेशन xi का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x बार का होल स्क्वायर माइनस 2x बार xi डिवाइडेड बाई n, ठीक है।
स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर अपॉन n प्लस समेशन x बार स्क्वायर बाई n माइनस 2x बार समेशन xi बाई n। ठीक है स्टूडेंट, ये तो एज इट इज रहेगा समेशन xi का होल स्क्वायर बाई n। ये स्टूडेंट कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसमें i नहीं है तो ये nx बार स्क्वायर आ जाएगा, nn कैंसिल हो गया, प्लस x बार स्क्वायर समेशन xi। x बार क्या होता है, x बार इक्वल टू समेशन xi अपॉन n। तो समेशन xi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, nx बार, यहां क्या आ जाएगा nx बार, nn कैंसिल, माइनस 2x बार स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर। अगर डेटा अनग्रुप्ड है, अब ये किस लिए का है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए, किसके लिए है, अनग्रुप्ड डेटा। यही डेटा अगर स्टूडेंट्स ग्रुप्ड हो जाएगा, ठीक है, डेटा क्या हो जाएगा, ग्रुप्ड हो जाएगा, दिस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन fi xi होल स्क्वायर अपॉन समेशन fi माइनस समेशन fi xi बाई समेशन fi। सी माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना इसको। अगर डेटा ग्रुप्ड हो गया तो ये फॉर्मूला आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर, जिसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे कैलकुलेट करना हो स्टूडेंट, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स 5 6 8 4 10 3 करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैंने फॉर्मूला लिखा सारे डेटा लिखिए, उनका x बार निकालिए, सबसे डेविएशन निकालिए, सारे डेविएशन का होल स्क्वायर निकालिए, सबको सम करिए, फिर स्क्वायर रूट लीजिए एंड देन कमेंट करना मत भूलिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया। करेक्ट, गुड। अच्छा स्टूडेंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, वेरिएंस। सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस। होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर समेशन 1 to n fi xi माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई कैपिटल N। ये पॉपुलेशन का वेरिएंस है, लेकिन अगर सैंपल का वेरिएंस लेते हैं तो यहां n-1 का यूज किया जाता है। कब n यूज करेंगे, अगर पॉपुलेशन का यूज करके आपने म्यू निकाला है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फिर आपने स्क्वायर मीन जो भी स्क्वायर रूट निकाला है सबका सम करके, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, फिर होल स्क्वायर किया है, तब तो आप n यूज करोगे। लेकिन अगर सैंपल, ओरिजिनल डेटा नहीं, कुछ सैंपल लेके उससे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, तो वेरिएंस निकालने के लिए नीचे क्या यूज करोगे, n-1। देखो सिग्मा स्क्वायर क्या है, पॉपुलेशन वेरिएंस, एस स्क्वायर क्या है, सैंपल वेरिएंस, xi क्या है, वैल्यू ऑफ ith ऑब्जर्वेशन, xi क्या है, वैल्यू ऑफ ith ऑब्जर्वेशन, म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन, x बार क्या है, सैंपल मीन, n क्या है, पॉपुलेशन साइज, n क्या है, सैंपल साइज। करेक्ट, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कब कहां क्या यूज करना है। करेक्ट स्टूडेंट, एक आता है स्क्यूनेस। जब हम अब डेटा को एक्स एक्सिस पे रखेंगे, डेटा को कहां पे रखते हैं, एक्स एक्सिस पे, और स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रखते हैं, तो एक ग्राफ रेडी होता है। आई बात समझ में। अगर ये डेटा स्टूडेंट सिमेट्रिकल होता, क्या होता, सिमेट्रिकल होता, तो मीन के अराउंड जो है डेटा लेफ्ट में और राइट में, ये सिमेट्रिकल है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। डेटा अगर सिमेट्रिकल होता तो म्यू के अराउंड लेफ्ट साइड से राइट साइड से डेटा क्या होता, सिमेट्रिकल होता। फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से रहती कि डेटा इसके लेफ्ट में और इसके राइट में इक्वल होता। अगर मैं इसे प्रोबेबिलिटी कर्व मानूं तो इसके लेफ्ट में प्रोबेबिलिटी, इसके राइट में प्रोबेबिलिटी इक्वल होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हुआ क्या, डेटा क्लस्टर जो है जस्ट लेफ्ट में इकट्ठा हो गया यहां पे, ठीक है। तो स्टूडेंट इस केस में मीन जो है शिफ्ट हो जाती है। मीन किधर शिफ्ट होती है, पॉजिटिव साइड। अब यहां पे बात करें तो मीन एक्स में सबसे आगे निकल गई। मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मीडियन, मीडियन हमेशा मिड में होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू मोड। आई बात समझ में? सर मीडियन पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो रही है, पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व है। डेटा का क्लस्टर देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ज्यादा डेटा यहीं पे कलेक्ट हो रहा है, करेक्ट। तो इसे हम पॉजिटिवली स्क्यूड या राइट स्क्यूड कर्व कहते हैं। स्क्यूनेस इज द डिग्री ऑफ डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इन अ पॉजिटिवली स्क्यूड और राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मेजॉरिटी ऑफ अ डेटा वैल्यूज fall to the left of the mean and cluster at the lower end of the distribution. The tail of the distribution goes to the larger values. In other words, the tail is to the right. In a positively, ये tail है, ठीक है। Positively skewed distribution, the value of mean is greater than median and median is greater than mode. Correct? Negatively skewed कर्व में इसका जस्ट उल्टा होगा। अब डेटा क्लस्टर कहां कलेक्ट होगा, जस्ट लेफ्ट में। अगर ये सिमेट्रिकल कर्व होता, ये मिड पॉइंट होता, तो डेटा क्लस्टर यहां पे आएगा। क्या कह रहा है, इन अ नेगेटिवली स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द मेजॉरिटी ऑफ द डेटा वैल्यूज फॉल टू द राइट ऑफ द मीन एंड क्लस्टर एट द अपर एंड, ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद द टेल टू द लेफ्ट। द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गोज टू द स्मॉलर वैल्यूज। टेल कहां पे पहुंच गई, यहां पे आ गई टेल। आई बात समझ में? और ये स्मॉलर वैल्यूज हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मीन इज लेस देन। अब यहां देखो मीन किधर शिफ्ट हुई, लेफ्ट में सबसे कम मीन हो गई। मीन लेस देन आर इक्वल टू मीडियन, मीडियन लेस देन आर इक्वल टू मोड। अरे भाई प्रोबेबिलिटी कर्व में जिस डेटा की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है उसे मोड कहते हैं। तो सबसे ज्यादा हाइट किस डेटा की है यहां पे, तो ये मोड हुआ। ऐसे ही इसके पहले भी इस डेटा की हाइट सबसे ज्यादा है, ये मोड है। डेटा विथ हाई प्रोबेबिलिटी क्या बोला जाएगा, मोड प्रोबेबिलिटी में। ये था स्टूडेंट बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि यूज किया जाएगा। अब अगर स्टूडेंट हम सिमेट्रिकल कर्व की बात करें, सिमेट्रिकल कर्व की बात करें, ये मीन है। तीनों अगर कॉन्साइड कर जाएं, मीन, मीडियन और मोड, तीनों कॉन्साइड कर जाएं, मतलब मीन इक्वल टू मोड इक्वल टू मीडियन, इसे क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। डन माय डियर, ये था फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल, व्हाट वुड बी द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। डेटा विथ हाई फ्रीक्वेंसी, किस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड 25 एक डेटा है, 30 एक डेटा है, 35 एक डेटा है, 40 एक डेटा है। डेटा 35 की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, सो मोड क्या हो गया स्टूडेंट, मोड हो गया मोड इक्वल टू 40। किसमें मोड 40 है स्टूडेंट, ऑप्शन ए और बी में, रूल्ड आउट हो गया, करेक्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट म्यू, म्यू क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन 25, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 प्लस 30 इंटू स्टूडेंट 20 प्लस 35 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 20 होल डिवाइडेड बाई 100, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। ये कितना आ गया
25 दूना 50, 500 तो यही हो गया, 500 प्लस 600 प्लस ये कितना हो गया 35 इंटू 40 प्लस 800, स्टूडेंट 33 आ गया। कितना आ गया 33। मोड हमारा जो है वो 40 आ गया और मीन हमारी 33। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर इज ए। आई बात समझ में? अब आप कहोगे सर मीडियन तो आपने नहीं निकाला, ये तो तरीका था क्वेश्चन करने का, मीडियन कैसे निकालेंगे? अरेंज डेटा आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। 25 25 25 25 25 25 कितनी बार? 20 बार। देन 30 30 30 20 बार कितनी बार हो गया? 40 बार। ठीक है, फिर 35 35 35, तो मिड वैल्यू क्या आएगी? 35 आएगी। आई बात समझ में? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 100 इवन 100 बाई 2 50th ऑब्जर्वेशन प्लस 51st ऑब्जर्वेशन बाई 2 35 प्लस 35 बाई 2 35, मीडियन इज 35। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इफ द वेरिएंस ऑफ द सीरीज x1 x2 xn इज 5, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज। हमारे पास डेटा स्टूडेंट दिया गया है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। इन सारे डेटा के लिए वेरिएंस ऑफ x जो है दैट इज 5। करेक्ट। इन्हीं सारे डेटा में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और हर डेटा में -2 कर दूं, एंड सो ऑन 3xn -2। जैसे आपने इन सब का एक जनरल नोटेशन x किया था, वैसे ही इन सब का एक जनरल नोटेशन 3x -2 हो गया। मतलब वेरिएंस ऑफ x दिया गया है, वेरिएंस ऑफ 3x -2 निकालना है। करेक्ट। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर हर ऑब्जर्वेशन को, हर ऑब्जर्वेशन में से -2 -2 -2 -2 कर दें और फिर इसमें से हम x बार माइनस करें, मतलब मीन डेविएशन निकालूं। क्या निकालूं? मीन डेविएशन। तो अभी डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हर डेटा में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एवरेज भी 3 गुना बढ़ जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा? 3 गुना बढ़ जाएगा। बात समझे मेरी? एवरेज अगर 3 गुना बढ़ जाएगा तो वेरिएंस स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। कैसे? आपको पता है वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है। अब अगर आपने वेरिएंस ऑफ 3x -2 निकालना है तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, इसके 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से डेविएशन 3 गुना बढ़ जाएगा। डेविएशन क्यों 3 गुना बढ़ जाएगा? क्योंकि एवरेज 3 गुना बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई कांस्टेंट नंबर हर ऑब्जर्वेशन में से आपने माइनस कर दिया, तब डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने हर डेटा से -2 किया है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे स्टूडेंट ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा होल स्क्वायर। करेक्ट। दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू यहां पे मिल जाएगा 9 सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है? 5। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 5 इक्वल टू 45। इस ऑब्जर्वेशन के लिए मेरे पास वेरिएंस मिल गया। आई बात समझ में? वेरिएंस ऑफ 3x -5 इक्वल टू 45। So standard deviation of 3x -45, sorry, 3x -5 whole square equal to 45. So standard deviation of 3x -5 equal to √45. बहुत आसान था स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ये रहा फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट, in the last video lecture I will discuss one of the most important topic, distribution of probability, और उसमें
इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रैंडम वेरिएबल। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।